नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं निकुंज की नजर के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। भारतीय बाजारों का सेंटिमेंट सुधरते हुए और पूरे हफ्ते जिस तरह से बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया है, अब यहां से आगे बाजार कैसे हो सकते हैं, किन सेक्टर्स पर आपको दांव रखना है और किन क्षेत्रों को आगे हम देख सकते हैं कि एक बड़ी तस्वीर वो बना सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर आज विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया सर। निकुंज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो यही है कि भारतीय बाजार बेहतर हो गए। मतलब आमतौर पे जैसे ही हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन हुआ करता था, एक पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा ही लगता था कि बस ये दिन निकल जाए, लेकिन अब बेहतरी। यहां से बाजार को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पिछले शुक्रवार को मैंने बोला था TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। इतने मार्केट गिर रहे थे। इस हफ्ते मैंने बोला है वाई इट इज फ्राइडे, क्योंकि मार्केट जितने बढ़ रहे हैं। तो जब मार्केट ऊपर चलते हैं सबको ये अच्छा लगता है। जब मार्केट खराब लगते हैं लोगों को लगता है 2 दिन की ब्रेक है, फिर रिबूट करेंगे। अब लगता है 2 दिन की ब्रेक है, मोमेंटम ना टूट जाए। तो मार्केट में निफ्टी करीब करीब 14-1500 पॉइंट बढ़ा है। 14-1500 पॉइंट की जो तेज़ी आई है, यह अचानक आई है। इस तेज़ी के कई कारण थे। इस तेज़ी के अंदर हमने देखा है कि एक तो हमने देखा कि ग्लोबली जो US मार्केट से पैसा निकला है वह दूसरे देशों में जाने लगा है। सबसे पहले तो वो फ्लोज होता है। सेकंड, मार्केट के अंदर कई चीज़ें हुई हैं पॉलिसी फ्रंट पे, जिसको देख करके मार्केट जो नर्वस था, इकोनॉमी स्लो डाउन, लिक्विडिटी, वो सब को लेकर के मार्केट में जो नर्वसनेस थी वह भी लगता कम हो रही है। लग रहा है कि सेबी भी अच्छा काम करने वाली है, जो मार्केट के लिए सपोर्ट है, RBI कर चुकी है। तीसरा, क्रूड एकदम भी नहीं बढ़ा, गिरा है नीचे। चौथी, महंगाई जो कि 4% के नीचे आ चुकी है। तो ये कुछ मैक्रो इंडिकेटर थे। फिर है आपके हाई फ्रीक्वेंसी डेटा। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा में आपको GST का नंबर है, एडवांस टैक्स का नंबर है, वो भी ठीक ठाक थे। मुझे लग रहा है मार्केट में इस समय, और हमें हाइंडसाइड में पता लगेगा प्रशांत, मतलब मुझे लगता है बॉटम आ गया है, मगर कुछ ऐसा लफड़ा हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो मार्केट नीचे फिर आ सकता है। तो एक अजम्पशन के साथ कि बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मुझे लगता है कि मार्केट ने इस समय ट्रेडिंग बॉटम बना दिया है। तो मार्केट में अगली 15 दिन की क्या ट्रेड रहेगी, हम ट्रेड की बात कर रहे हैं। अगले 15 दिन में मार्केट में हम देख सकते हैं कि FI की शॉर्ट कवरिंग और कम होगी। इसका कारण ये है कि 2 अप्रैल तक ट्रंप के टैरिफ्स आ जाएंगे। एक वो ग्लोबल इवेंट है। अब मुझे नहीं पता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो तो ट्रंप साहब को भी अभी नहीं पता। वो तो हो सकता है कि अप्रैल फूल के दिन आकर के बोल भी दे हम टैरिफ नहीं लगा रहे। फिर 2 तारीख को सुबह आके बोल दीजिए अप्रैल फूल बनाया। इसीलिए उन्हें अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। तो फंड मैनेजर अपना अप्रैल फूल नहीं बनाना चाहते, तो वो क्या करेंगे, अपनी जो पोजीशंस हैं वो न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि रिस्क नहीं लेगा कोई। क्योंकि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस है, मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग के बाद लॉन्ग बाइंग नहीं आएगी। तो मार्केट के अंदर कोई बहुत लंबी छलांग नहीं लगती है, मगर मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट भी नहीं लगती है। ठीक है। मैं आपको सुबह भी सुन रहा था, तमाम दिग्गजों से जब आप बात कर रहे थे, एक चीज बड़ी अहम है कि एक वक्त था जब मार्केट इस तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट दिखा रहे थे, मार्केट में लगातार गिरावट जारी थी, तो बार बार एक चीज कही जा रही थी कि लार्ज कैप पे भरोसा बढ़ाना होगा, लार्ज कैप की ओर शिफ्ट करना होगा। क्या ये जो अब रिकवरी नजर आ रही है, ये मिड कैप की तरफ भी अब फोकस करने के लिए इशारा कर रही है? प्रशांत, एक मेरे हिसाब से इस लेवल के मार्केट के अंदर आपको ये डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए कि लार्ज कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है। देखिए, आप अगर एक लार्ज कैप फंड मैनेजर है, आप बोलेंगे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो। अब एक मिड कैप फंड मैनेजर है, आप हमेशा बोलेंगे कि हमें स्मॉल कैप को अवॉइड करो। अब एक स्मॉल कैप फंड मैनेजर है, तो आप बोलेंगे कि हाई ग्रोथ लार्ज कैप में नहीं, स्मॉल कैप में आती है। तो वो तो देखिए, आप एक अंग्रेजी में कहावत है दैट यू शुड नेवर आस्क अ बार्बर फॉर अ हेयर कट, ही विल ऑलवेज से यस। है ना जी। तो डिपेंड कर रहा है कि आप किससे पूछ रहे हैं, आपको हमेशा, है ना, एक मिलेगा। मगर इस मार्केट के अंदर रादर देन मेकिंग अ व्यू ऑन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, आपको ये समझना है किस बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, किस वैल्यूएशन में निवेश कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है उस कंपनी में ग्रोथ आएगी। इस समय बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिसके अंदर ग्रोथ अच्छी दिख रही है। इस समय बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स में जिनके अंदर ग्रोथ नहीं अच्छी दिख रही है। इस समय बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में जहाँ पर मुझे लगता है वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं। तो एक क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए, हालांकि मार्केट हमेशा ऐसे क्राइटेरिया बनाता है, पर ठीक है। मतलब एक अच्छा इन्वेस्टर बोलेगा जी एज लॉन्ग एज आई नो द बिजनेस आई डोंट केयर अबाउट द मार्केट कैप, बिकॉज आउट परफॉर्मेंस जो होता है, अगर आप अच्छा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा स्मॉल कैप में आता है, प्रोवाइडेड यू बाय अ गुड स्टॉक इन अ गुड बिजनेस। क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप बनते हैं, मिड कैप लार्ज कैप बनते हैं। जब जोमेटो पब्लिक गया था तो उसकी मार्केट कैप करीब करीब $10 बिलियन थी। पीक में जोमेटो की मार्केट कैप हो गई 3 लाख करोड़। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो आज के जो धुरंधर शेयर हैं एक ज़माने के स्मॉल कैप थे,
The problem with small and mid cap investing is that the cut from small cap to mid cap and the journey from mid cap to large cap, सब कंपनियां सक्सेसफुल नहीं होती। उम्र नहीं है जी, बच्चा टीनेजर बन जाएगा, टीनेजर के बाद वो यूथ हो जाएगा, यूथ के बाद वो एडल्ट हो जाएगा, उसके बाद बुढ़ापे में आएगा। ये लाइफ में ऐसा होता है, मगर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स में स्मॉल कैप ही बने रहेंगे, कुछ मिड कैप में मिड कैप ही बने रहेंगे, कुछ लार्ज कैप और लार्ज कैप ही बने रहेंगे, बिकॉज इट इज़ द कंपनी, द मैनेजमेंट एंड द बिजनेस दे आर इन। समझना ये है कि वो जो इक्का दुक्के शेयर निकलते हैं, जो स्मॉल टू मिड कैप और मिड कैप टू लार्ज कैप जाते हैं, वह कौन से हैं? सो द हिट रेट ऑफ दैट इज़ वेरी लेस, मगर इट इज़ नॉट अ इम्पॉसिबल हिट रेट। क्या बात है। एक चीज सर, मैं तमाम चीजें देख रहा था, डिफेंस को लेकर लगातार न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं। हमने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो अप्रूवल है 54,000 करोड़ की, वो हो, फिर बाकी पहलू भी, लगातार हम डिफेंस की बात कर रहे हैं। एक वक्त था पिछले साल जब बजट की बात हमने की थी, उसके बाद से लगातार वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन की वजह से एक करेक्शन जो एक्सपेक्टेड था वो नजर आया। अब यहाँ से डिफेंस एज अ होल सेक्टर आपको कैसा लगता है? देखिए, एक ज़माना था जहाँ आपके नाम के आगे डिफेंस हो या नाम के पीछे डिफेंस हो या नाम के बीच में डिफेंस हो, वो स्टॉक री रेट हो रहे थे। क्या करते हैं जी? डिफेंस करते हैं। अभी करते क्या होता है बताओ? डिफेंस इज़ नॉट समथिंग वेरी स्मॉल, इट गोज़ फ्रॉम एयर टू लैंड टू सैटेलाइट टू सैटेलाइट टू अंडर वाटर। तो एक ज़माना था जी, क्या करते हैं जी? डिफेंस के क्षेत्र में कंपनियाँ ले लो जी शेयर। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब मार्केट, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, मेन एंड बॉयज़ आर गेटिंग सेपरेटेड, द वीट इज़ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द शैफ। तो उस समय मुझे लगता है कि एक वेव थी, इस समय मुझे लगता है कि इस समय डिफरेंशिएटेड रैली है। डिफेंस के अंदर समस्या क्या है मैं बता देता हूँ। डिफेंस के अंदर समस्या ऑर्डर बुक नहीं है, तो कंपनीज को ऑर्डर बुक मिलती है, बड़ी बड़ी ऑर्डर बुक्स, HAL, BL, मगर एग्जीक्यूशन बहुत इस समय धीमा चल रहा है। कई कारण हो सकते हैं, स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं, टैलेंट नहीं है। तो मेरे पास ऑर्डर है पर मेरे पास पोटेंशियल नहीं है। तो ऑर्डर की वजह से लोग हमेशा, लगता है 80-90 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक से कंपनियों की है तो बहुत अच्छा बिजनेस है, मगर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके रेवेन्यू आ रहा है नहीं आ रहा वो समझना पड़ेगा। कई कंपनी में वह समस्या आ रही है। फिर आपका आता है नीश डिफेंस। मुझे लगता है नीश डिफेंस के अंदर इस समय नज़र रखनी चाहिए। मुझे लगता है नीश डिफेंस के अंदर जो कंपनी एरोस्पेसेस में है, जो रडार टेक्नोलॉजी में है, जो ड्रोन बनाती हैं, जहाँ प्राइवेट सेक्टर का इस समय काफ़ी मनोबल है, तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में नज़र रखनी चाहिए। तीसरा, यूरोप डिफेंस स्पेंड अगर बढ़ाएगा तो कौन सी भारतीय कंपनी है, मैंने इन पर काम नहीं करा है तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ईमानदारी से नहीं करा है काम, तो मैं बड़ी मैं तीर में तुक्का नहीं मारने वाला। तो उसके अंदर मैंने देखा है कि कुछ कंपनियां हैं जो कि यूरोपियन कंपनीज को नट्स एंड बोल्ट सप्लाई कर सकती हैं। तो डिफेंस के अंदर एक थीम मैं बता देता हूं जहां मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। गो फॉर डिफेंस कंपनीज विच आर इन प्रिसिशन इंजीनियरिंग। प्रिसिशन इंजीनियरिंग क्या होता है जी? वेरी फोकस्ड पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स, वेरी फोकस्ड पार्ट्स फॉर सबमरीन्स, वेरी फोकस्ड पार्ट्स फॉर मिसाइल्स। तो एक होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पूरा हवाई जहाज बना रहे हैं, एक होती है प्रिसिशन इंजीनियरिंग, आप हवाई जहाज के चक्के का कुछ पार्ट बना रहे हैं, उनके इंजन का कुछ बना रहे हैं पार्ट। ये प्रिसिशन इंजीनियरिंग होती है बिकॉज ये बड़ी स्पेशलाइज इंजीनियरिंग होती है, आम आदमी नहीं बना सकता। तो ये बहुत बड़े बिजनेसेस नहीं होते हैं, मगर ये हायर मार्जिन के और सेक्युलर बिजनेस होते हैं। मुझे प्रिसिशन इंजीनियरिंग का बिजनेस बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है। आईटी के बगैर बातचीत अधूरी है और लगातार आपने उस पर विशेष नजरिया दिया है। अब हम देख रहे हैं कि जो इंडेक्स है वो अपने हाई से 20% नीचे आ चुका है। हालांकि एक्सचेंजर वाला जो फैक्टर था उसे लग रहा था कि बाजार शायद भारतीय बाजार अलग तरीके से देखें, लेकिन कम से कम एक मैच्योरिटी आईटी स्टॉक्स में आज देखने को मिली। इन सब के बीच में आईटी स्टॉक पे आपका नजरिया अब यहां से आगे क्या बन रहा है? देखिए प्रशांत, आईटी के अंदर मैं काफ़ी समय से बेरिश हूँ। लास्ट ईयर भी बेरिश था एंड आई गॉट इट कम्प्लीटली रॉन्ग, सो आई विल डिस्क्लोज दैट मैं 1 साल पहले भी बेरिश था और अभी भी बेरिश हूँ। कई कारण हैं। एआई का इम्पैक्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, आईटी वालों को भी नहीं पता। इसलिए उनको नहीं पता बिकॉज एआई किस इफेक्ट में प्रोडक्टिविटी गेन हो रही है, किस इफेक्ट में प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, कहाँ पे कोडिंग हो रही है, कहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है, एक ऑनगोइंग वेव है। और आईटी कंपनीज हालांकि काफ़ी ब्रेव बातें बोल रही हैं कि हम समझ रहे हैं, पहली बार नहीं हुआ है, मगर मुझे लगता है कि जब तक वेव पूरी तरह से पैन आउट होगी, आईटी कंपनीज को एडवांटेज तो नहीं मिलेगा, डिसएडवांटेज मिलेगा। मुझे HCL टेक के CEO मिले तो उन्होंने कहा जी 20% ऑफ अ कोडिंग नाउ इज डन बाय आईटी। कंप्यूटर 20% हमारी कोडिंग करता है, कितनी बड़ी बात है। 20% वर्कफोर्स अचानक आपकी खत्म हो गई। तो इनका जो बॉडी शॉप मैन पावर बिलिंग रेट का जो मॉडल था वो चेंज हो रहा है। दूसरा,
आज मैं एक्सेंचर की कमेंट्री सुबह पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है जी यूएस के अंदर स्लो डाउन में स्पेंडिंग आ रही है, इलॉन मस्क साहब जो स्पेंडिंग कट कर रहे हैं उससे हमारे फेडरल ऑर्डर्स, उससे हमारे बिजनेस में फ़र्क पड़ सकता है। तो यूएस इकॉनमी ने अपने आप को ओवर इन्फ्लेट करके कोविड से निकले थे, वो पैसा खर्चा करो, मगर जब वो काटेंगे तो क्या होगा, इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जब इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि उस समय आपको समस्या आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे निकुंज सर हमसे इस चर्चा में तमाम बातों पर रोशनी डालने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि बाजार पर हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया का नज़रिया आपको पसंद आया हो। हर पहलू पर हमने आज बात की, मैक्रो अगर हम बात कर लें, इसके अलावा एफआईआईज़ की बात कर लें, तमाम सेक्टर्स पर भी खास नज़रिया निकुंज जी ने दिया। इन सब के बीच में फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जब पिछली दफा बात हो रही थी कि एक वक्त था जब एफआईआईज़ की बेचैनी जो है वो भारतीय बाजार बड़ी शिद्दत से महसूस करते थे। अब आपने एक बात पिछले दिनों कही कि आप एसआईपी के आंकड़ों को देखिए, डीआईआईज़ की स्ट्रेंथ को देखिए। ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं भारतीय बाजार ठीक है, आज पूरी दुनिया के बाजार उस वॉलेटिलिटी से गुजरे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में अब एक स्ट्रेंथ है, अब वो पूरी तरह से डगमगाते नहीं हैं, एक मैच्योरिटी दिखाते हैं। अब सवाल उठता है यहां से आगे का सफर क्या। अब जब एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में आ गया है तो यहां से भारतीय बाजारों को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बाइंग नजर आएगी, या आपको लगता है कि बीच में थोड़ा शॉर्ट टर्म जो है वो थोड़ा सा हिचकोले नजर आ सकते हैं? प्रशांत, देखिए मुझे पर्सनली क्या लगता है कि मार्केट गिरावट के लेवल से, या जहाँ गिरा था वहाँ से ऊपर है, मगर ऑल टाइम हाई से भी बहुत दूर है। कुछ स्टॉक्स के अंदर 40 से 50% की मार पड़ी थी, पर 10 से 15% या 15 से 20% गिरे हैं। कोई भी स्टॉक अगर ऊपर से 50% गिरता है तो उसको वापस पीक जाने के लिए 50% नहीं जाना पड़ता, 100% ऊपर जाना पड़ता है। 100 का 50 हुआ, 50 का वापस 100 इज 100% सर्च। तो अभी जो हुआ है वो 100 का 50 हुआ है, और 50 से फिर 25% है, तो 60 या 70 ही हुआ है अभी। तो अभी तो ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। तो ये बोलना कि मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म वापस आ गया है, स्क्रीन में ग्रीन है, मगर इस समय हवा टाइट है। हवा टाइट है ये बोल करके कि कमिटमेंट लेवल्स लोगों के ज़्यादा नहीं है। तो मार्केट नीचे से ऊपर क्यों आया और कहाँ जा सकता है? मार्केट नीचे से ऊपर आने के कई कारण हैं। जो चिंताएं थी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेलविंड्स, हेडविंड्स और टेलविंड हो चुकी हैं। डॉलर, रुपी, एफआई की सेलिंग, या फिर हम देखें ट्रेड डेफिसिट का डेटा, या फिर क्रूड के प्राइसेस, या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, या फिर टैरिफ को लेकर के जो आजकल परसों वो जो बातें हो रही हैं उसको लेकर के अब क्लैरिटी आ रही है। तो जो टेलविंड्स हेडविंड्स थी वो अब न्यूट्रल हो गई हैं। मगर मार्केट को और ऊपर जाने के लिए आपको चाहिए टेलविंड। हेडविंड से मार्केट नीचे जा रहा था, टेलविंड से मार्केट ऊपर जाता है। तो टेलविंड क्या आ सकती हैं? टेलविंड आ सकती हैं जी, आप को नीचे से कितनी अर्निंग्स कहाँ पर जाएंगी। इस समय इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स आपके बॉटम आउट हो गए, मगर उनके अंदर रफ्तार कब वापस आएगी? एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एक्सपेंशन। तो अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्शन को रुकते देखा है, अब हमें एक्सपेंशन को देखना पड़ेगा। तो वो लगता है मुझे। दूसरा मुझे लगता है कि अभी मार्केट के अंदर एफआई को लेकर के इस समय जहाँ घबराहट या उत्साह आ रहा है, सबका मानना है कि 2-3 दिन अगर एफआई की बाइंग आ गई, जो कि लग रहा है आ रही है, तो इस मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो नियर टर्म के अंदर शॉर्ट कवरिंग, मीडियम टर्म के अंदर अर्निंग्स, और लॉन्ग टर्म के अंदर एक स्ट्रक्चरल कहानी, ये ट्रेंड है मेरे हिसाब से। न्यू एज जो कंपनियां हैं उन्होंने पिछले कुछ दिनों से काफी अट्रैक्शन हासिल किया है, और मैं नाम लूं पीबी फिनटेक, देखिए 2 दिनों में 16% ऊपर जा चुका है। पेटीएम का शेयर देखिए लगभग 12% 2 दिनों में भागा है। जोमेटो भी लगभग इसी आंकड़ों को दर्शा रहा है। बीएससी, ओला इलेक्ट्रिक का क्या लगता है आपको? नहीं, हर कंपनी का फैक्टर एट प्ले अलग है। ओला के अंदर इस समय समस्या है, बैटरी का उनका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, उनके सीसीआई और उनके कई अदर रेगुलेटरी कंसर्न्स इस समय चल रहे हैं। उनका मार्केट शेयर 2 व्हीलर में जा चुका है, जो 55% था, मैंने लास्ट वाहन के आंकड़े देखे तो 30 के नीचे आ चुका है। तो ओला अलग है। जोमेटो के अंदर, ब्लिंकिट, क्विक कॉमर्स के अंदर इस समय कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो चुका है, जेप्टो और ब्लिंकिट और जो दूसरी कंपनीज आ रही हैं, तो वहाँ 2-3 क्वार्टर ढीला ही रहेगा।
फिर आप देख रहे हैं पॉलिसी बाजार, उन्होंने एक नया हेल्थ केयर वेंचर अभी चालू करा है, देखिए वहाँ पर क्या होता है, पर मुझे भी लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल कोई नई चीज़ें इस समय आने वाली हैं। बीएसई एक डिफरेंट कैटल ऑफ फिश है, वह एक डार्क हॉर्स हो सकता है, बिकॉज मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से आरबीआई ने लूजनिंग करी है, सेबी भी लूजनिंग करने वाला है डेरिवेटिव्स को लेकर के और मार्जिन को लेकर के। तो बीएसई या फिर ब्रोकरेज थीम्स पे नज़र रखिए। जैसे हमने देखा था आरबीआई ने जब लिक्विडिटी खोली तो एनबीएफसीज को असर पड़ा, उसी प्रकार से मुझे लग रहा है कि आरबीआई अगर लिक्विडिटी खोलेगा, सेबी अगर टाइटनिंग खोलेगा तो ब्रोकरेजेस को असर पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जरा खास तौर पे बिना गोल्ड के जो है वो बात बनेगी नहीं। लगातार जो रफ्तार है वो बढ़ती ही जा रही है। इन्वेस्टर जाहिर सी बात है और एक तुलना करने लगते हैं इक्विटी बाजार से, गोल्ड की और तमाम चीजों की। क्या करें इन्वेस्टर्स ऐसे माहौल में किस ओर देखें? देखिए, एसेट एलोकेशन इज लाइक ईटिंग फूड। क्या आप केवल प्रोटीन खा सकते हैं? नहीं। क्या आप केवल कार्ब्स खा सकते हैं? नहीं। क्या आप केवल फाइबर खा सकते हैं? नहीं। तो गोल्ड इज एन एसेट क्लास। तो एक एसेट क्लास इज लाइक अ फूड का थाली, उसके अंदर आपको दाल, उसमें अंदर आपको प्रोटीन, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके अंदर आपको और फाइबर भी रखना पड़ेगा इंक्लूडिंग डेयरी। तो एसेट क्लास के अंदर आपकी कितनी रिस्क एपेटाइट है उसको देखते हुए आपको गोल्ड में एक्सपोजर हमेशा रखना चाहिए। किसी भी मार्केट में एसेट एलोकेशन ऑलवेज मेक्स मनी। मगर आपके एसेट एलोकेशन अगर गोल्ड में 20 है और वो अचानक बढ़ के 40 हो गई तो इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये एसेट एलोकेशन का एक नतीजा है। क्योंकि अभी गोल्ड ने आउट परफॉर्म करा है तो सब बोलेंगे जी गोल्ड के रिटर्न तो निफ्टी से अच्छे हैं, मगर हम अगर पिछले 5 साल के आंकड़ों की बात करें तो निफ्टी अच्छा लगेगा, 10 साल की आंकड़ों की बात करें गोल्ड अच्छा लगेगा। तो डेटा मेरे हिसाब से हमेशा ये बताता है कि गोल्ड जो होता है एक लॉन्ग टर्म सेफ हेज है, जिसमें डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट आपको हमेशा एलोकेशन करना चाहिए। तो गोल्ड के अंदर इस समय अगर शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता नई खरीदारी करनी चाहिए, बिकॉज गोल्ड के अंदर जो ग्लोबल स्पेकुलेटिव पोजीशन इस समय ऑल टाइम हाई पर है। देखिए, मार्केट एक बड़ी विचित्र सी चीज़ होता है कि जब कोई भी चीज़ की डिमांड, जब कोई भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड आती है, जब कोई भी चीज़ की प्राइस गिरते हैं तो डिमांड कम होती है। उल्टा होना चाहिए। भाई आप अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं, जो हम हमेशा खरीदना चाहते थे, तो अगर सेल लगेगी तो आप खरीदेंगे या फिर आप उसको एक प्रीमियम पे खरीदेंगे? तो ये मार्केट की विचित्र सी एक क्योंकि मार्केट का विचित्र साइकोलॉजी होता है, हायर द प्राइसेस मोर द डिमांड, लोअर द प्राइसेस लेस द डिमांड। तो गोल्ड के प्राइसेस इस समय बहुत ज़्यादा है, स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। और मुझे नहीं लगता है कि इस समय मार्केट वर्ल्ड में अंदर इतना बड़ा मुझे जियोपॉलिटिकल रिस्क दिख रहा है कहीं पे कि आपको गोल्ड के अंदर हाइड करना चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है। तो गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। हो सकता है कल गिरे, परसों गिरे, मगर इस लेवल से टू मेक एन अजम्पशन दैट गोल्ड विल गिव यू डबल डिजिट रिटर्न इन 6 मंथ्स लुक्स अनलाइकली। देखिए, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, पर इट लुक्स वेरी अनलाइकली, बिकॉज यहाँ से डॉलर भी मुझे नहीं लगता ज़्यादा गिरेगा। तो जो 3-4% डॉलर की वजह से अप्रिसिएशन हो रहा था वो भी जा रहा है। जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो बिना कंजम्पशन के भी बात बनेगी नहीं। कंजम्पशन एज अ थीम बड़ा फोकस में रहा है। आपको क्या लगता है कि अभी भी जो है वहां पर बेट रखनी है, या आपको लगता है कि जो रूरल डिमांड है, बाकी चीजें हैं, उनके सुधरने का थोड़ा और इंतजार करना होगा? देखिए, रूरल इंडिया के अंदर बजट के बाद हमने देखा था कि काफ़ी 1 लाख करोड़ की टैक्स कट की बात हुई है। तो वो जाहिर सी बात है, किसी के हाथ में 2000, किसी के हाथ में 5000, उतना पर मंथ आने वाला है। जब लोगों के हाथ में इतना पर मंथ आने वाला है तो कंजम्पशन में आप क्या करेंगे? ट्रैवल, फील गुड, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो मुझे लगता है वो कैटेगरीज अच्छी चलेंगी। दूसरा, इन्फ्लेशन नीचे आ चुकी है, पिछले आंकड़े जो आए थे 4 के नीचे थे। अगर 4% के नीचे अगर आंकड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि जो लास्ट ईयर महंगाई का बेस इफेक्ट था वो कम हो रहा है। इस बार मुझे लोग बोल रहे हैं कि वाटर लेवल्स भी अच्छे हैं, अगर मानसून अच्छा रहा तो वापस हम देख सकते हैं कि डिमांड आ सकती है। मगर कंजम्पशन के अंदर उन कैटेगरीज पे जाइए जहाँ पर 2-5 हज़ार रुपये से फ़र्क पड़ता है। अगर आप ये सोचेंगे कि 5,000 रुपये अगर आपका हैंड में आएगा और मर्सिडीज़ गाड़ी की बिक्री बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा। 5,000 रुपये अगर आपके हाथ में आएगा, प्रशांत आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैं सिनेमा जाऊँगा, ट्रैवल जाऊँगा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, कपड़े खरीदूँगा, फील गुड के लिए जाऊँगा, मैं जिम जाऊँगा। तो ये इन कैटेगरीज में जो कि 2 से 5 हज़ार रुपये पर मंथ से जिनके अंदर आपको एक एक्सपीरियंस मिल सकता है, जिनमें आपको एक नया कंजम्पशन का बहाना मिल सकता है, उस कैटेगरी पे फोकस करिए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि जिस तरह से हम हर चीज़ में अपग्रेड हो रहे हैं, उन सब के बीच में जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए ऐसे बाजार का जो तजुर्बा होता है वो बड़ा कम होता है। हाल फिलहाल हमने देखा कि एक पैनिक भी
लोगों में नजर आया जब एक नेगेटिव सेंटिमेंट लगातार बाजार गिर रहे थे। ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या गुरु मंत्र देंगे कि जब उनको एक तरह से लगातार वो एक ऐसा बाजार देख रहे थे जहां वो बेहतर ही सब कुछ देख रहे थे और अचानक बाजार ने कुछ नेगेटिव इंपैक्ट डाला, तो ऐसे इन्वेस्टर सहम गए, एग्जिट भी लिया, तो ऐसे निवेशकों को क्या सलाह देंगे आप? देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपकी सलाह अलग रहेगी, आप इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो आपकी सलाह अलग रहेगी। आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको इस लेवल से मार्केट से कोई बहुत छप्पर फाड़ रिटर्न्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, वो मार्केट इतने गिरे नहीं हैं। कोई बेयर मार्केट कोविड जैसा नहीं है ये, या फिर 2008 जैसा नहीं है कि जाके स्टॉक 70% नीचे थे। तो यहाँ से अगर आप इस उम्मीद से आते हैं कि मेरे मार्केट के अंदर मुझे 10 से 12, 12 से 14, 14 से 15% की कंपाउंडिंग मिल सकती है, तो बाजार में आपको आना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप उम्मीद करके आते हैं तो आपका लक है, स्किल है। 12 से 15% आप निकाल सकते हैं मार्केट की कंपाउंडिंग को देख करके। उसके ऊपर फिर आपका लक फैक्टर है, कोई स्टॉक आपने लिया है उसके अंदर अचानक कुछ हो गया तो 12 का 15% रिटर्न हो सकता है। मगर आप अगर उससे इस उम्मीद से अगर आप आते हैं कि आप यहाँ से 50% अगले साल में कमा लेंगे तो शेयर मार्केट में ना आए, मेरे को लगता है कि वो मार्केट में नहीं मिल सकता है। आप ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर आपको मोमेंटम देखना चाहिए। मोमेंटम के पॉकेट सिस्टम में बैंकिंग है और मेटल्स है। मंदी के मोमेंटम पॉकेट्स अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है आईटी के अंदर मंदी है, एफएमसीजी के अंदर लंबा ट्रेंड मंदी का है। सिलेक्ट ऑटोज के अंदर हम देख रहे हैं तेजी देखने को मिल रही है। सिलेक्ट केमिकल स्टॉक्स में से हमें नज़र रखनी चाहिए। तो रियली डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वांट टू गो, यू एसेंशियली यू विल हैव टू फाइंड अ टेक्निक। अब सुपर मार्केट में जाते हैं तो एक शेल्फ होता है जिसके अंदर चिप्स होता है, एक शेल्फ होता है जिसके अंदर कुकीज़ होती है, एक शेल्फ होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक फूड होता है, एक शेल्फ होता है जिसके अंदर कपड़े होते हैं। तो वो तो आपकी चॉइस है कि आप एज अ विक्रेता कहाँ जाना चाहते हैं। तो शेयर बाजार एक मंडी के जैसे होता है जिसके अंदर अलग अलग खाने लगे हुए, एक होता है मोमेंटम, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है आईपीओ, एक होता है एसएमई। अब वो आपको देखना है कि आपको कहाँ जाना है। बिल्कुल, तो अपनी चॉइस के हिसाब से आपको बेहतर तरीके से इस बाजार में मैच्योरिटी भी दिखानी है, शायद निवेशकों को और ज्यादा कहीं ना कहीं अपनी परिपक्वता दिखानी है। शुक्रिया सर, अच्छा लगा इस चर्चा में आपको शामिल करते हुए। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। तो निकुंज की नज़र में आज के लिए इतना ही। तमाम पहलुओं पर हमने खास बातचीत की। आप हमारे डिजिटल मीडिया सेगमेंट में भी इस पूरी बातचीत को रिविजिट कर सकते हैं। देखते रहिए ET Now स्वदेश।